वेलकम स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर जिसका पेपर कोड है A050603T। इस पेपर का नाम है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री और इस इकोनॉमिक हिस्ट्री की सिक्स्थ यूनिट जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख कर आइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे 16 टू 26 क्वेश्चन और ये इसका सेकंड और लास्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। धन निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई बंगाल के विभाजन से, बक्सर के युद्ध से, 1857 के विद्रोह से या प्लासी के युद्ध से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लासी के युद्ध से। ये मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन में बताया था, यानी कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो बंगाल से धन का निष्कासन है वो 1757 से ही शुरू हो चुका है। और 1757 में क्या हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, तभी से बंगाल से धन का निष्कासन शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धन के निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थे प्लासी के युद्ध से, यानी कि 1757 से। ये क्वेश्चन कैसे भी उलट पलट के आ सकता है, क्वेश्चन एक ही है, बस इसके शब्दों को थोड़ा सा पलट दिया गया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लासी के युद्ध से। अगला प्रश्न देखते हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद जब भारत से संपत्ति का दोहन बढ़ा तो इसे किसने ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी? देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद से भारत से संपत्ति का दोहन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसको ब्लीडिंग प्रोसेस किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने देखा कि जब 1813 के बाद से धन निष्कासन का जो दर है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने उसको कहा ब्लीडिंग प्रोसेस, क्योंकि भारत के संपत्ति बिना रुके ब्रिटेन भेजी जा रही थी। जैसे शरीर से लगातार खून बहता है, भारत को इसके बदले में कोई लाभ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा था। और धन के बाहर जाने से भारत गरीब और कमजोर होता जा रहा था। कुटीर और शिल्प उद्योग नष्ट हो रहे थे, जिससे लोगों की आय खत्म हो रही थी। कर, व्यापार, वेतन, मुनाफा, हर माध्यम से भारत का पैसा बाहर भेजा जा रहा था। तो जैसे किसी शरीर से लगातार खून निकलता रहे तो क्या होता है? शरीर कमजोर हो जाता है। उसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने कहा कि वैसे ही भारत से धन लगातार निकल रहा है, और ये धन लगातार निकलने की वजह से क्या हो रहा है कि देश आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गया है। इसी वजह से कार्ल मार्क्स ने इसको कहा था ब्लीडिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुणे में अपने व्याख्यान में किसने कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का एक तिहाई हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त या महादेव गोविंद रानाडे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे ने कहा था कि जो राष्ट्रीय पूंजी का एक तिहाई हिस्सा किसी न किसी रूप में भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया? फिरोज शाह मेहता, डॉक्टर वी के आर वी राव, दादा भाई नौरोजी या आर सी दत्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वी के आर वी राव। देखिए, जो वो थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने तो एक वैज्ञानिक आकलन किया ही था। इसके अलावा जो डॉक्टर वी के आर वी राव हैं, उन्होंने 1930 के दशक में भारत की राष्ट्रीय आय का अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय अनुमान प्राप्त किया। लगभग 1925 या 29 में उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया। कृषि, उद्योग और सेवाओं तीनों क्षेत्रों को शामिल करके, यानी कि कृषि, उद्योग और सेवा तीनों सेक्टर्स का उन्होंने शामिल किया, अच्छा डाटा और अच्छा तरीका अपनाया। दादा भाई नौरोजी के प्रारंभिक अनुमान को और अधिक वैज्ञानिक और सटीक रूप उन्होंने दिया। इनके कार्य ने भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आय लेखांकन, यानी कि एन नेशनल इनकम अकाउंट की नींव रखी।
डॉक्टर VKRV राव ने राष्ट्रीय आय के आकलन को और अधिक वैज्ञानिक, विस्तृत और विश्वसनीय बनाया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था निष्पंज है जो गंगा के पानी को सोखता है और टेम्स नदी में निचोड़ देता है। ये कथन है मुलीमान का, दादा भाई नौरोजी का, विलियम डिग्बी का या उपरोक्त में से किसी का नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुलीमैन। एक्चुअल में ये सुलीमैन है, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। तो जो सुलीमैन है, सुलीमैन ने कहा था, जॉन सुलीमैन था इनका पूरा नाम। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकारी थे। इन्होंने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार एक स्पंज की तरह है। स्पंज होता है ना, जैसे मान के चलिए वो होता है, उसको आप पानी में डाल दो तो पूरा पानी सोख लेता है। उसके बाद फिर आप उसको किसी दूसरी चीज में निचोड़ने जाओ तो उसमें से पूरा वो निचोड़ देता है। तो वो स्पंज की तरह काम करता है। तो क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि एक तो धन का निरंतर बाहर जाना हो रहा था, भारत से कर, राजस्व और संसाधन ब्रिटेन ले जाए जा रहे थे। उसके बदले में कोई फल भी नहीं मिला था, यानी कि कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा था। उसके अलावा जो नौकरी करके वेतन और पेंशन थी वो भी ब्रिटेन भेज दी जाती थी। कच्चा माल इधर से लिया जाता था और महंगे दामों में फिर तैयार माल को बेचा जाता था। और ड्रेन ऑफ वेल्थ में भी इसी को समझाया था, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसीलिए सुलेमान ने कहा है, जॉन सुलेमान ने कहा है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो एक स्पंज की तरह है। तो क्या करती है कि गंगा के पानी को सोखती है, यानी कि भारत का जितना भी धन है उसको निचोड़ लेती है और ले जाकर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। यहाँ से धन लिया और वहां टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलेमान। देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल प्रांत से प्राप्त राजस्व का 1765 से 71 6 वर्षों में कितने पौंड का सामान इंग्लैंड भेजा गया? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ए, बी, सी या डी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 40,39,152 पौंड इंग्लैंड भेजा गया था बंगाल से राजस्व प्राप्त करके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। विलियम डिग्बी के धन निष्कर्षण का अनुमान बताइए जो कि 1759 से 1815 तक है। 50 से 100 करोड़ पौंड, 75 से 100 करोड़ पौंड, 50 से 150 करोड़ पौंड या 100 से 200 करोड़ पौंड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 से 100 करोड़ पौंड। यानी कि विलियम डिग्बी ने ये अंदाजा लगाया है कि भारत से 50 से 100 करोड़ पौंड निकाल लिया जाता है। 1759 से 1815 तक में इन्होंने ये अनुमान लगाया था। विलियम डिग्बी ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। इसको लिखा था इन्होंने 1901 में, और उसमें ही इन्होंने अनुमान लगाया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से, यानी कि भारत से 50 से 100 करोड़ के पौंड के लगभग जो पूंजी है वो बाहर भेज दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा गोपाल कृष्ण गोखले, RC दत्त, C सुब्रमण्यम अय्यर या दादा भाई नौरोजी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, RC दत्त। तो RC दत्त ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। RC दत्त ने अपनी बुक में बताया है कि किस तरीके से भारत में किसानों का इन्होंने जो शोषण किया है, किस तरीके से कुटीर उद्योगों का पतन कर दिया है, और किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यानी कि भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। ये सब RC दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या RC दत्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जब 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर जब भाषण हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि
धन का जो बहिर्गमन हो रहा है इसकी ओर उन्होंने सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अगला प्रश्न है, भारत व्यय के बेहतर प्रबंधन पर सिफारिश हेतु ब्रिटिश सरकार ने कल्याण आयोग का गठन किस वर्ष किया? 1896, 1897, 1893, 1890। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1897। तो भारत में व्यय के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश सरकार ने कल्याण आयोग का गठन किया था 1897 में। अगला प्रश्न है, जॉन विंसेंट ने 1859 में लगाए गए अनुमान के अनुसार 1834 से 1851 तक लगभग कितने लाख पाउंड प्रति वर्ष भारत से बाहर गया? 30, 40, 50 या 60? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 40। तो 40 लाख पाउंड प्रति वर्ष भारत से बाहर जा रहा है धन निष्कासन के रूप में। ये किसने कहा है? ये कहा है जॉर्ज विंसेंट ने। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट और ये वीडियो समाप्त होता है। तो यूनिट 6 थ्योरी ऑफ ब्रेन ऑफ वेल्थ से जितने भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते थे हमने उन सबको देखा। तो इसके साथ ही ये खत्म होता है यूनिट 6। अगली यूनिट में मैं लेके आऊंगी आपके लिए अगली वीडियो में अगली यूनिट, यूनिट 7 को। तब तक के लिए आप इसी को पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।